प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपना टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव और अपन पढ़ रहे हैं रीट सेकंड लेवल एसएसटी विषय के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। 2 नंबर का प्रश्न है, 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ये है एन.एम. लोखंडे ने की थी। अब देखेंगे आपका है रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये किसानों के साथ। रैयत का अर्थ भी किसान ही होता है। 19वीं शताब्दी का एक अकाल जिसे आपदा का महासागर कहा गया, तो ये आपका ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा तीसरा, 1866 से 67 उड़ीसा में अकाल। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की गई थी? तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? तो कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण था भू राजस्व का बहुत अधिक निर्धारण। 7 नंबर में देखिए, धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रतिपादन एवं समर्थन में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने योगदान नहीं दिया था? तो किसने योगदान नहीं दिया था? डी.आर. गॉडगिल ने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, कृषकों की स्थायी ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण था। तो 8 नंबर में जो है ऋण पर ऊंचाई की दरें, ब्याज ऊंचाई की दरें। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में नील की खेती को इस कारण ग्रामीण गुलामी कहा जाता था क्योंकि किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया गया। 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एक, वे आवश्यक रूप से नील की खेती करें और आदेशित मूल्य पर इसको बेचें। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में सुधार लाने के लिए किसानों के पास पूंजी न होने का एकमात्र प्रमुख कारण था। तो यह है कराधान की ऊंची दरें। 11 नंबर का प्रश्न है, केवल मात्र यूरोपीय देश जिसने न तो भारतीय सूती माल पर भारी आयात शुल्क लगाया और न ही आयात प्रतिबंध लगाया, तो आपका है हॉलैंड। 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उद्योगों विशेषतः ग्रामीण उद्योगों के पतन का कारण था। तो ग्रामीण उद्योगों के पतन का जो कारण था ये था साहब रेलवे का विस्तार। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय व्यापार से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके उसे समस्त ब्रिटिश नागरिकों के लिए कब उन्मुक्त कर दिया गया? तो 13 नंबर में जो है ये है 1813। अब 14 नंबर का प्रश्न है, ये देखें आप, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके वाणिज्य कार्यों से निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वंचित कर दिया गया था? तो 14 नंबर में है आपका 3 का 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा। 15 नंबर का प्रश्न है, ये है, 19वीं शताब्दी में किन परिवर्तनों के द्वारा भारत को उच्च कोटि के उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? तो ये है 15 नंबर में तीसरा ऑप्शन है 1 और 2। तो इसमें देखें आप, दोनों पढ़ लेते हैं ऑप्शन। भारत को ब्रिटिश औद्योगिक माल के आयातकर्ता एवं उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित करके ब्रिटिश उद्योगों के उपयोग के लिए भारत को कच्चे माल के उत्पादन के रूप में विकसित करके
अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान व्यापार संतुलन पूर्णतः भारत के प्रतिकूल हो गया था, क्योंकि 16 नंबर में देखिए उपयुक्त सभी है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। काली मिर्च चीनी काली मिर्च चीनी और दालचीनी की मांग में काफ़ी कमी आई। विश्व बाजारों में भारतीय उत्पादन को भयंकर व्यापारिक मंदी का सामना करना पड़ा, और इसका विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला प्रमुख उद्योग यानी कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया था। तो उपयुक्त सभी हो गए। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश 17 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप कौन से भारतीय उद्योग पूर्णतः विनष्ट हो गए? तो आपका 17 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा शक्कर एवं जहाज का निर्माण उद्योग है, ये विनष्ट हो गया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में एक मात्र प्रमुख उद्योग था, तो क्या उद्योग था साहब? सूती वस्त्र उद्योग था। 18 नंबर का प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न, कार्ल मार्क्स के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में एक सामाजिक क्रांति आई, जो किस परिस्थिति का परिणाम थी? तो किसका परिणाम? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का उदय, जो ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप समृद्ध हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी जीवन व्यवस्था के नष्ट होने का, प्रतिस्पर्धा और बाजार अर्थव्यवस्था की पश्चिमी विचारधारा का, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संचार साधनों के विकास की दशा में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विकास किया गया? तो ये है 20 नंबर का प्रश्न, और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। 21 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में तथाकथित गृह प्रभारों में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं थी? तो आपका जो प्रश्न है 21 नंबर का वो है कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, ये इसके अंदर शामिल नहीं था। 22 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया है? तो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक पुस्तक के अंदर। 23 नंबर का प्रश्न है, जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की कौन सी प्रथा चलाई थी? तो 23 नंबर में है ददनी प्रथा चलाई थी। 24 नंबर का, भारत का प्रथम आर्थिक विचारक कौन था? तो कौन था? दादा भाई नौरोजी था। अब 25 नंबर में देखिए, भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? तो 25 नंबर में आपका हो जाएगा जूट उद्योग आता है। 26 नंबर का प्रश्न है, ये है आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 22 नंबर का प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त दोनों किससे संबंधित थे? भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे। 28 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में बुनकरों ने अपना व्यवसाय इस कारण छोड़ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय हथकरघा वस्त्र उद्योग एवं एकाधिकारवादी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 29 नंबर का प्रश्न, ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किससे था? तो 29 नंबर में हो जाएगा उपयुक्त सभी को, व्यक्तिगत कृषक, ग्राम समुदाय को, जमींदारों को। 30 नंबर का देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? फिलिप फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था। अब देखिए 31 नंबर का प्रश्न, 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो किसका निर्यात करते थे? कपास का निर्यात करते थे। 32 नंबर का प्रश्न है, स्थायी भूमि व्यवस्था किस क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो स्थायी भूमि व्यवस्था है यह है बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में की थी। 33 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला
खून का एक दरिया था, यह कथन किसका है? तो ये है दादा भाई नौरोजी का कथन है। 34 नंबर में देखें आप, तो 34 नंबर में है, किस क्षेत्र में मालवाड़ी प्रथा है ये लागू हुई थी? तो पंजाब क्षेत्र में मालवाड़ी प्रथा लागू हुई थी। 35 नंबर में देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा है मुंबई में, मद्रास में लागू थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में चाय के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी में प्रारंभ या दशकों में शुरू किया था, ये कथन सत्य है। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 क्रमिक चरणों अर्थात व्यापारिक, मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? तो किसने निरूपित किया था? कार्ल मार्क्स ने निरूपित किया था। 38 में देखिए, भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेश पूंजी की भरमार हो गई, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही? तो किस में रही साहब? सूती कपड़ा में। 39 नंबर का प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो 39 नंबर में है दादा भाई नौरोजी। 40 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारतीय पूंजी नहीं लगाई गई? तो किस में नहीं लगाई गई थी? कपास उद्योग में नहीं लगाई गई थी। कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो 41 में एक है, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए। अब देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, तो 42 नंबर के प्रश्न में देखिए आप, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये है ब्रिटेन में होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज काल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण था? तो प्रमुख कारण था किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। 44 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था? तो क्या था? 80 मिलियन पौंड। 45 नंबर में देखें आप, सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो सरकारी साख सुझाव दिया था फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता के अंदर स्थापित हुआ। 47 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम था? तो क्या था सबसे बड़ा दुष्परिणाम? यह है उपयुक्त एक व दोनों, यानी एक और दो सही है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। ब्रिटिश ग्रामीण ऋणग्रस्तता का दुष्परिणाम पूछ रखा है, अधिकांश भारतीय कृषक ऋणग्रस्तता में ही जन्म लेते थे और ऋणग्रस्तता में ही वे मर जाते थे। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन है, ऋणों को अधिकांश अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी है, एक और दो। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 तक होने वाले धन के अफवाह में शामिल किया गया था? तो होने वाले धन के अफवाह में शामिल किया गया था। तो पहला प्रश्न इसके अंदर हो जाएगा, तो देखेंगे आप, पहला है 1 2 3, 1 2 3 सही है इसके अंदर। तो 1 2 3 आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उनके शेयरधारकों के भुगतान के लिए, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, रेलवे और सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रत्याभूत ब्याज। तो इसमें आपका 48 नंबर में जो है वो 1 2 और 3 का सही है। अब देखेंगे आप 49 नंबर का प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था? तो 49 नंबर में आप देखिए, 49 नंबर है, इसमें देखें आप 1/11। 50 नंबर का देखिए, लंका शहर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन हुआ था? तो पहली बार प्रचलन हुआ था 1800
1915 में पहली बार प्रचलन हुआ था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव 1757 में किस युद्ध के बाद पड़ी थी? तो किस युद्ध के बाद पड़ी थी? एक नंबर में आप देखिए प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी थी। अब देखिए इंडिया टुडे नामक कृति में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय चित्रण किया था, तो किसने किया था? 52 में है रजनी पोम दत्त। 53 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः कितने चरणों से गुजरा है? तो 53 नंबर में है आपका 3 चरणों से गुजरा है। 54 नंबर का प्रश्न है, कंपनी के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने 1752 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ को समाप्त कर प्रथा की शुरुआत कर दी थी। तो 54 में कौन सी प्रथा की शुरुआत कर दी थी साहब? प्रथा की शुरुआत की थी फार्मिंग सिस्टम। 55 नंबर का प्रश्न है, किसके समय 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया था? तो आपका 55 नंबर में है कॉर्नवालिस। 56 नंबर का प्रश्न है, स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग शामिल था? तो कितने प्रतिशत भाग शामिल था? 56 नंबर में है 19% भाग शामिल था। 57 में रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हैं, ये कौन थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों थे। तो 57 नंबर में आ जाएगा 2 का 57 नंबर में 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, 1752 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 12 महल में लागू किया गया, वह स्थान है? 12 महल कहाँ पर है साहब? तमिलनाडु। अब देखिए 59 नंबर में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? तो कितना प्रतिशत हिस्सा है ये शामिल था? तो आपका है 51% हिस्सा शामिल था। 60 नंबर का देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी होता था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी कौन होता था? कृषक होता था। 61 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को किसने खुली और बेशरम लूट का काल कहा? तो किसने कहा था? पार्सिवल स्पीयर ने कहा था। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में 1800 से 1850 के बीच समय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 2 व 3 यानी अनऔद्योगिकरण और विऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरे चरण को पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का उद्देश्य था, तो क्या था? 64 नंबर में उपयुक्त सभी है। भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के बंदरगाहों तक ले जाना, सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना और सेना द्वारा ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी विद्रोह को सरलता से कुचलना, यानी उपयुक्त सभी हैं रेल बिछाने के महत्वपूर्ण कारण। 65 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए, प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई के थाने के बीच किसके काल में बिछाई गई थी? तो किसके काल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। और 65 नंबर का प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी। 66 नंबर में देखिए, सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में कावास नाना भाई के प्रयासों से कहाँ स्थापित की गई थी? तो बम्बई में स्थापित की गई थी। 68 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 66 नंबर के प्रश्न में अपन ने अब 67 नंबर का प्रश्न देखना था। बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका है कब स्थापित की गई थी? 1855 के अंदर। अब देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, यह है भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों के संदर्भ में सत्य कथन जो है ये कौन सा है? तो सत्य कथन है ये उपरोक्त सभी है। दादा भाई नौरोजी 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताते हैं, लॉर्ड कर्जन 30 रुपये बताते हैं, VRK राव ये 62 रुपये बताते हैं, यानी ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। आप देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, किसने 2 मई 1867 को लंदन में
इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत है ये दिया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया था। किसने दिया था? आपका सॉरी, दादा भाई नौरोजी देते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, 70 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कौन से कृषि उत्पाद निर्यात के माध्यम से भारत में धन बहिर्गमन का सबसे बड़ा स्रोत था? तो कौन सा था? दोनों, अफीम और नील, दोनों। 71 नंबर में दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन की किसकी संज्ञा दी थी? तो 3 नंबर में है अनिस्टो का, अनिस्ट धन के निष्कासन को यह संज्ञा दी गई थी। 72 नंबर का प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 72 नंबर में और 72 नंबर में आपका है रमेश चंद्र दत्त। 73 नंबर का प्रश्न है कि इसके अनुसार धन निष्कासन की प्रक्रिया अनवरत है और वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है? तो 73 नंबर में देखिए आरसी दत्त। 74 नंबर का प्रश्न है, ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? तो 74 नंबर में एक है कलकत्ता अधिवेशन। 75 नंबर में देखिए 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? 75 में आपका 2 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। 76 नंबर में देखिए स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो स्थायी बंदोबस्त का संबंध है जॉन शोर से। 77 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस उद्योग में किया गया? तो रेलवे, बीमा, बैंकिंग और जहाजरानी यानी उपयुक्त सभी में किया गया। 78 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद की अवधि में भारत में संसाधनों का सर्वाधिक बहिर्गमन जो है ये किस स्रोत के माध्यम से किया गया था? तो 78 में है एक सैन्य व्योम। अब देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन का दोहन के सिद्धांत का विस्तृत विवरण किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। 80 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किसानों की खुशहाली में मुख्य बाधा थी? तो क्या बाधा थी? भू राजस्व की दरें। 81 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण परिणाम था? क्या परिणाम था? भूखमरी एवं निर्धनता। 82 नंबर में स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है? तो 82 नंबर में देखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर वसूली, इसमें सही है। अब देखिए 83 नंबर का प्रश्न, निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई? तो निकासी की प्रक्रिया है ये प्लासी की युग से प्रारंभ हो गई। धन निष्कासी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। बंगाल की स्थायी बंदोबस्त से वस्तुतः 2 वर्ग बने हैं, जो थे वो हैं शोषक और शोषित वर्ग। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आर्थिक शोषण के विभिन्न कारकों से कृषकों की गरीबी के साथ था? तो क्या था? बार बार अकाल पड़ने लगे थे। 86 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में प्रमुख रूप से जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ वह था? तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ वह कौन सा हुआ? जमींदार हुआ। 87 नंबर का प्रश्न, भारतीय दस्तकारियों के विनाश का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम नहीं हुआ था? तो 1 नंबर का है, भारतीय दस्तकारों और कारीगरों की कुशलता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब देखेंगे 88 नंबर का प्रश्न है, 88 नंबर का प्रश्न ये देखिए आप, आंतरिक व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार से सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? तो सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? ये है कंपनी के कर्मचारियों को प्राप्त हुआ था। 89 नंबर का प्रश्न है, 1833 के बाद ब्रिटेन को होने वाले भारतीय धन के बहिर्गमन का एक सबसे बड़ा स्रोत था?
तो इसके अंदर है भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। 90 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाई गई दोहरी क्षति थी, तो इसके अंदर है भारतीय दस्तकारियों और आपका 90 नंबर का प्रश्न है भारतीय, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं 90 नंबर का प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाई गई दोहरी क्षति थी। इसके अंदर ऑप्शन है आपका भारतीय दस्तकारियों और उद्योगों का विनाश तथा भारत के औद्योगिक विकास की जानबूझकर उपेक्षा। 91 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता के निर्धनता का मूल कारण जो है, तो 91 नंबर का जो प्रश्न है इसके अंदर आपका हो जाएगा कृषि लोगों का एकमात्र व्यवसाय रह गई थी। 92 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औद्योगिक नीति का सही मूल्यांकन है, तो सही मूल्यांकन है अनऔद्योगिकरण या उद्योगों के विनाश की नीति। 93 नंबर का प्रश्न है, भारत में रेलवे का निर्माण भारतीय धन के बहिर्गमन का एक सबसे बड़ा स्रोत था, इस स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं था, तो 93 नंबर में आपका हो जाएगा रेलवे वित्तीय दृष्टि से घाटे की व्यवस्था थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब अपन आगे आने वाले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।